जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 4 से 5 ऐसी खबरें हैं जिस पर आप आज बात करेंगे। सबसे पहले तो एक मामला है ज़हीर का केस। ज़हीर के केस में एक्सक्लूसिव चीज़ क्या है जो हमने आज लाइव सेशन के लिए रखी हुई थी, वो आपसे शेयर करना है। इसके साथ ही जो चालान सबमिट हुआ है उसके बारे में भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जहां अब तक उसको डिस्कस नहीं किया गया है। इसके अलावा आज आमिर लियाकत हुसैन जो अब इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, उनके पोस्टमार्टम से मुतल्लिक एक ऑर्डर आ गया है और उनकी जो पहली अहलिया हैं बुशरा इकबाल साहिबा, आज उन्होंने मीडिया से टॉक की है। और क्या उनकी मीडिया टॉक और अदालती फैसले के बाद दानिया मलिक के खिलाफ घेरा तंग होगा, जिनकी वालदा ने 25 करोड़ रुपए के किसी मामले की बात की है और उस उनमें एफआईए के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही आपके इल्म में है कि परसों एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जो ग्रुप है, अ, उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया था पूरे सिंध भर के अंदर, कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में और दीगर मकामात पर। तो एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है एमक्यूएम लंदन की तरफ से, और उसमें क्या कहा गया है वो भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा एक खबर ये है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा जो अफसोसनाक हुआ था, उसमें सोशल मीडिया पर जो नफरत अंगेज मुहिम है, उसमें 17 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके बारे में ये पता चला है कि वो इंडिया से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, उन्होंने NA 246 कराची में कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। आज एतराज़ लगा दिया गया उनके कागजात नामजदगी पर, और वहाँ पर जो इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर हैं, उनके और रिटर्निंग अफसर के माबैन तल कलामी भी हुई है। तो कराची की सियासत में इमरान खान की भी एक एंट्री होने जा रही है, और वो अब से चंद रोज के बाद कराची में एक बहुत बड़ा जलसा करने का दावा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे, और मैं आपको एक एक्सक्लूसिव खबर आज पहले शेयर कर देता हूं आपसे, और फिर बाद में जहीर केस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ अरमान साबिर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार, BBC और दीगर इदारों से मुंसलिक रहे हैं। यूट्यूब चैनल भी है अरमान साबिर ब्लॉग के नाम से, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत मुफीद और गैर जानिबदार किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसका अगर आप जायज़ा लेना चाहते हैं तो वो आपको नज़र आ जाएगा। इसके साथ ही दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे, वो वकास खान हैं, और वकास खान सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक हैं। इसके साथ ही वकास खान के नाम से, वकास खान ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे देता हूँ। एक खबर चालान से हटकर और दीगर चीज़ों से हटकर वकास भी बहुत डिटेल के अंदर आप बताएंगे कि कोर्ट रूम में ये मौजूद थे, कोर्ट रूम के बाहर भी, और ये क्या हुआ, कौन सी अदालत में गया, कौन सी अदालत से क्या आया, ये सारी चीज़ें बताएंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टाम्प पेपर कोर्ट की तरफ से भेजा गया था ज़हीर की अहलिया को, मुबैना मुग़विया कह लीजिए आप, और उनसे ये पूछा गया था कि आपसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है ज़हीर अहमद ने, तो बताइए क्या। मैं ऑफिशियल चीज़ बता रहा हूँ आपको कि वो एफिडेविट या जो हल्फिया बयान जिसे कहा जा सकता है, या हलफनामा होता है, उसके ऊपर लिखकर जो भेजा गया था, और उससे ये पूछा गया था क्या आप ज़हीर से मुलाकात करना चाहेंगी या नहीं। तो उस तरफ से जो जवाब आया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि ज़हीर से मेरी मुलाकात हो। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि अब तक किसी फ़ोरम के ऊपर नहीं आई थी। मैं इसको ऑफ़िशियल इसको कन्फर्म कर रहा हूँ कि ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है, और ये बाकायदा तौर पर शेल्टर होम से ये जो हलफनामा था, हलफनामे के ऊपर जो डिटेल्स गई थी, वहाँ से कन्फर्म होकर अदालत में ये रिपोर्ट आ चुकी है कि मुबैना मुग़विया ने ये कहा है कि ज़हीर अगर मुलाकात करना चाहता है तो उसको कोई एतराज़ नहीं, और उसकी ख्वाहिश है कि ज़हीर से जल्द अज़ जल्द मुलाकात हो। तो ये ब्रेकिंग खबर है। इसी तरह की और भी कुछ खबरें हैं जो हमने अपने लाइव सेशन के लिए बचा कर रखी होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरमान भाई से। अरमान भाई ये बताइए, आप और मैं गालिबन 2 लोग थे जब
आमिर लियाकत हुसैन मरहूम जब इस वक्त दुनिया से रुखसत हुए तो हमने सबसे पहले उनके पोस्टमार्टम के बारे में बहुत सारी चीजें कही थी कि कौन कौन से शकूक और शुबहात पैदा थे। आज सेशन अदालत कराची ने उनकी जो पोस्टमार्टम करने से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये चीज तो सब जगह डिस्कस भी हो गई है, लेकिन अब ये बताएं, बुशरा इकबाल साहिबा जो उनकी पहली अहलिया हैं, उन्होंने भी मीडिया टॉक की तो दानिया मलिक को खासा तनकीद का निशाना बनाया। अब आप ये कैसे देख रहे हैं कि दानिया मलिक की वालदा 25 करोड़ रुपए का जिक्र कर रही हैं? उन्होंने एक निजी टेलीविजन चैनल से भी एक इंटरव्यू में कहा 25 करोड़ रुपए आमिर लियाकत हुसैन के पास थे, उनका मर्डर हुआ है, उनके पास तस्वीर भी हैं, पैसों की वीडियोस भी हैं। क्या कहेंगे? तो क्या अब ये किस तरफ मामला जा रहा है और कौन इसमें फंसता दिखाई दे रहा है आपको? थैंक यू बिलाल। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो 25 करोड़ का जो मामला है, जिसको बार बार ये बार बार बयान कर रही है मुख्तलिफ मौकों पर मीडिया से, तो ये 25 करोड़ रुपए, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि ये आए कहाँ से आमिर लियाकत के पास, वो सोर्स नहीं बता रही हैं ये। अब इनके ऊपर सवाल उठेंगे कि अगर आप कहती हैं कि आमिर लियाकत हुसैन के पास उस वक्त 25 करोड़ रुपए थे, और उन्होंने शायद वीडियो का भी तस्करा किया है कि जी वो बिस्तर पे फैले हुए थे और बिस्तर पे जो है वो उन्होंने जो है वो सजाए हुए थे, तो इसका मतलब है कैश उनके पास मौजूद था। जी तो जी। ये 25 करोड़ रुपए कैश कहाँ से आया था उस वक्त? उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आई हुई थी, और MNAs को जो है वो पैसे भी दिए जा रहे थे, जो कि ये बातें भी चल रही थी। तो क्या आमिर लियाकत को भी पैसे दिए गए थे? और क्या वो जो आमिर लियाकत ने उसको सिंध रिसीव कर हाउस लिए थे या नहीं सिंध किए थे? हाउस जी, सिंध जी हाँ, हाउस जो भी वाला। जिसने भी दिए थे, ये तो जी जी बताएंगी। फिर ये तो बताएंगी, हम तो नहीं बताएंगे ना, ये तो हम अब बताएंगी जो दानिया शाह की वालदा हैं या जो दानिया मलिक की वालदा हैं, वो बताएंगी कि ये पैसे कहाँ से आए, इसकी सोर्स क्या है। कि ये पैसे अगर आमिर लियाकत हुसैन के थे, तो आमिर लियाकत हुसैन के पैसे तो उनके बैंक डिपॉजिट होते थे। ये इनके पास अगर कैश था, तो इतना कैश तो अव्वल मैंने पता किया है लोगों से जो उनके बहुत करीब लोग थे, वो इतना कैश लेके ट्रैवल नहीं करते थे, ना ही वो अपने पास इतना कैश रखते थे। तो ये कैश उनके पास कहाँ से आया? और ये ठीक है। कैश की जो बार बार बात कर रही है, तो ये अब उनको बताना पड़ेगा कि ये कैश आया कहाँ से उनके पास, और उसकी सोर्स क्या है कैश की। और फिर अब वो कैश गया कहाँ? जब अगर आ गया था उनके पास, तो वो कैश कहाँ चला गया? जिसने वो कैश लिया है, तो यकीनन जो है वो, अगर अब तो खैर बहरहाल पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, तो अब पोस्टमार्टम नहीं होने का मतलब ये होगा कि ये स्टेब्लिश नहीं हो सकेगा कि उनकी जो मौत है वो पुरस्कार रह जाएगी, मर्डर है क्या नेचुरल डेथ है। ये अब इस बात का पता नहीं चल सकता, क्योंकि अब पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। हमने उस वक्त जो है वो, बिलाल आपको याद होगा कि हमने उस वक्त भी जो है वो, जो लोगों ने शुक्र शुबहात थे और वो कि हड्डी टूटी हुई है या इस तरह की चीजें, और सामान्य तो खास तौर पे जो है टेलीविजन जो चैनल है उसके एक रिपोर्टर ने तो काफी हद तक जो जो इनिशियल पोस्टमार्टम भी नहीं कहेंगे, बल्कि उसको जो जाहिरी तौर से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी पुलिस सर्जन की तरफ से, वो जो कोर्ट में जमा कराई गई थी, उसके ऊपर डिस्कस किया था कि जी आमिर लियाकत हुसैन की कहाँ कहाँ ब्रूजेस थे और कहाँ कहाँ जो है उनकी बोन्स को जो है फ्रैक्चर था। तो ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी। लेकिन अब ये अब इन पर मजीद बात इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा तो FIR दर्ज नहीं होगी, और क्रिमिनल FIR दर्ज नहीं होगी। तो अब ये केस जो है वो, उनकी मौत जो है वो पुर असरार ही रहेगी जब तक अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो अब ठीक है। ये 25 करोड़ का मामला भी इसी तरह से जो है वो दानिया शाह की, जो दानिया मलिक की वालदा है, उनको बताना पड़ेगा अभी के उनके कोर्ट में बॉल है, उनको बताना है कि वो कहाँ से आए थे पैसे और गए कहाँ। अच्छा, नहीं 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 वकास, ये ऑर्डर सेशन अदालत का ऑर्डर अब जाहिर है कि सिंध हाई कोर्ट में तो चैलेंज हो सकता है ना? वकास भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, वकास आवाज नहीं। जी जी दरअसल मेरा माइक खराब हो गया। जी बिल्कुल जी, आप चैलेंज हो ठीक सकता है। है बिलाल भाई, बिल्कुल हाँ चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ये तो अब जाहिर है जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था पोस्टमार्टम कराने से मुतल्लिक, पहले उन्होंने ऑर्डर किया कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, फिर ऑर्डर किया कि पोस्टमार्टम हो सकता है। एक शहरी जो मदाह थे मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की, उनकी दरख्वास्त पर ऑर्डर कर दिया कि पोस्टमार्टम कराया जाए। इस पर स्टे लिया गया।
सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने साथ ही साथ अपने ऑर्डर में कहा कि आप जाए मुतलका अदालत, वो मुतलका अदालत आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में उन्होंने दरख्वास्त लगाई और उस दरख्वास्त के बाद ये एडीजे में ये केस चला और अदालत ने बिलाखिर ऑर्डर कर दिया कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। वो ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट का था वो कलअदम करार दे दिया। अब जाहिर है इससे सुपीरियर जो अदालत है वो हाई कोर्ट है, तो ये हाई कोर्ट में अगर वो मदाह जो है वो अगर जाते हैं या नहीं जाते हैं, हो सकता है कि दानिया शाह की जो वालदा है या दानिया शाह खुद इस ऑर्डर को चैलेंज कर दें। क्योंकि आज हमने जो जिया अवान साहब हैं, वकील जो हैं बुरसा के, उनसे जब पूछा कि दानिया शाह की तरफ से कोई था इस दरख्वास्त में, वो फरीक थे, उन्होंने कहा बिल्कुल फरीक थे। उनके वकला के दलाइल सुने गए, तो जाहिर सी बात है वो तो पोस्टमार्टम कराना चाहते थे। अब अगर दरख्वास्त रिजेक्ट हुई या ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया तो उनका भी मौक़िफ़ जो है वो अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब उनके पास तो रास्ता है हाई कोर्ट का, लेकिन ये है कि एक बड़ा रिलीफ मिल चुका है अहले खाना को कि पोस्टमार्टम का जो ऑर्डर था जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से वो अदालत ने कलअदम करार दे दिया। आगे बहुत सारे फोरम्स हैं, फोरम्स का इस्तिफादा वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कितने दिन में वो जाते हैं या जाते भी हैं या नहीं, क्योंकि FIA में एक मामला ज़ेर समाअत है। आज मैंने उनकी जो साबका बेगम है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली बेगम बुशरा बीबी, उनसे मैंने सवाल किया कि FIA के हवाले से बताइए वहां पर क्या प्रोग्रेस है। उन्होंने जवाब देने से तो इनकार किया कि वो अभी अंडर ट्रायल है और तहकीकात हो रही है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। लेकिन बहरहाल वो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि FIA में जो मामला चल रहा है वो भी उनके हक में आएगा। खास तौर पर जो दानिया शाह के हवाले से जो वीडियो की वो बात कर रही है जिसके बायस मुबैना तौर पर कहते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत वाक़या हुई, तो उस हवाले से वो पुरुमीद है कि कुछ ना कुछ FIA से भी इनको रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, चलें जी, ये आमिर लियाकत हुसैन मरहूम अब दुनिया में नहीं रहे, उनके जितने भी इश्यूज थे, अब जाहिर है कि एक नई कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है वो अब साइबर क्राइम ने डिसाइड करना है कि दानिया मलिक के खिलाफ क्या एक्शन होता है। चूंकि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की जो साहबजादी हैं, उन्होंने जो फहश किस्म की जो वीडियोस थी उनको अपलोड करने का जो मामला है उसको चैलेंज किया है, और अब देखना ये है कि दानिया मलिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन दूसरी तरफ दानिया मलिक की जो वालदा हैं, उन्होंने कल भी कुछ वीडियो मैसेजेस जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि आमिर लियाकत हुसैन को 25 करोड़ रुपए दिए गए थे, उनके पास सबूत हैं, उनके पास वीडियोस हैं, उनके पास तस्वीर हैं, और उनके पास ये भी शवाहिद हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत से पहले उन पर तशद्दुद किया गया था। इसको कंफर्म किया है, एक्स-रे को कंफर्म किया गया है। अब ये एक नई कंट्रोवर्सी है। हमें ये लग रहा है कि चूंकि अगर इसमें इतनी बड़ी अमाउंट अगर आती है कंट्रोवर्सी में, तो ये फिर सेशन अदालत में मामला नहीं रहेगा, बल्कि इसको सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। अरमान भी, एक बड़ा हसास किस्म का इशू है, हम ज़हीर केस पर आने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे। ये जो सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इसमें एक पता ये चला है कि जो लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसके बाद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, उसमें 17 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स निकले हैं जो पाकिस्तान से बाहर और इंडिया से उसको ऑपरेट किया जा रहा है, और उनके खिलाफ बाकायदा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है। तो ये जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका कैसे यूज हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? बिलाल, देखिए, इस पे जो है वो मामला ये है कि अब सोशल मीडिया वॉर चल रही है ना, और सोशल मीडिया वॉर जो है वो उसमें इस तरह की मामलात भी होते हैं कि जो फेक अकाउंट्स हैं या इस तरह की जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इससे पहले भी जो है वो जो अकाउंट्स थे इस तरह के, वो उसका इंकशाफ हुआ था और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के और मजीद जो ममालिक हैं वहाँ से बैठ के भी लोग पाक फौज के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें करते हैं और यहाँ पर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। और ये दुश्मन का जो है वो एक वतीरा होता है कि वो मीडिया को जो है वो, क्योंकि मीडिया इस वक्त जो है वो बहुत ही मजबूत टूल है, तो मीडिया को इस्तेमाल करे और मीडिया को इस्तेमाल करके लोगों का जहन को जो है वो खल्फशार का शिकार बनाए और उनको जो है उनके जहन में जो है वो फतूर डाले। तो इसका जो है भरपूर तरीके से जो है वो मुकाबला भी किया जाना चाहिए। और ISPR जो है वो हम ISPR इस वक्त कर भी रहा है और हम चाहेंगे कि और मजीद भी इस तरफ आए, प्लस पाकिस्तानी मीडिया भी जो है वो उसको देखे। और जो सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स हैं
उनके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए कि फेक अकाउंट्स को आप किस तरह से, फेक जो न्यूज होती है, फेक न्यूज को आप किस तरह से पहचान सकते हैं, और उसको आगे बढ़ाने से पहले आप खुद किस तरह से उसको जांच सकते हैं कि वो फेक न्यूज है कि ये फेक न्यूज नहीं है। तो उसके भी कुछ तरीके होते हैं। ज़ाहिर है अभी जो आपको पता होगा बिलाल के जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसमें कई वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं फेक न्यूज के ऊपर भी इस वक्त, कि फेक न्यूज क्या होती है और किस तरह से होती है, उसको किस तरह डिटेक्ट किया जाए और फेक न्यूज से किस तरह से बचा जाए। तो ये जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो सोशल मीडिया है, इस पे भी जो इस तरह की कैंपेन्स चलाई जानी चाहिए, शॉर्ट वीडियोस भी बनाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि फेक न्यूज या फेक अकाउंट्स को किस तरह से हम जांच कर सकते हैं। सब हो सकता है सबको ना कर सकते हो, लेकिन एक जो बेसिक आगाही है इससे मुतालिक, वो आवाम को जरूर दी जानी चाहिए, इस पे भी काम किया जाना चाहिए। अच्छा, दो खबरें हैं, मैं मुख्तसर उनके हवाले से आपको बता देता हूँ नाज़रीन। एक तो ये है कि जो संडे को प्रोटेस्ट किया गया यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान के झंडे लेकर एमक्यूएम लंदन की तरफ से, और ये मुतालबा किया गया कि जो अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी आयद है उसको हटाया जाए। और आपके इल्म में है कि कराची में मुकदमा दर्ज हुआ, 17 कारकुनान की 5,000 रुपए की ज़मानतें मंजूर हुई। हैदराबाद में फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, लेकिन सक्खर के अंदर इत्तलात ये थी कि एटीए इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। इस सिलसिले में जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जो पॉलिटिकल जमात है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने ये कहा है कि सक्खर में एमक्यूएम के जो सक्खर के साबिक जोनल इंचार्ज हैं नईम कुरैशी, उनके घर पर छापा मारा गया और उन्होंने शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। दूसरी खबर यह है कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं NA 246 में, और उस पर एतराज़ लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने, और खासा आज हंगामा आराई भी हुई है। इसमें रिटर्निंग अफसर और जो PTI के वकील थे उनमें तल कलामी भी हुई। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगा रही है कराची के अंदर, और आने वाले चंद रोज के अंदर इमरान खान कराची के अंदर बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। अच्छा वकास, ये बताएं कि अभी तक की जो खबर है जहीर केस में चालान की, ये प्रोसिक्यूशन क्या करता रहा पूरा दिन, और चालान में बारीक बीनी के जो नुकात हैं उससे थोड़ा सा बताएं, जो रूटीन से हटकर हैं, जो पूरा दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़ाहिर बात है कि लोगों का टाइम बड़ा कीमती है और रात के 11:30 बज चुके हैं, तो मुख्तसर और वो बताएं वो पहलू जो अभी तक किसी ने अभी तक डिस्कस किए हैं, ना ही हम उसको अभी तक देख पाए हैं। देखिए बिलाल भाई, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी, हमारी इत्तलात ये थी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट को ही कमोबेश चालान बनाकर अदालत में पेश किया जा रहा है और पेश किया गया। उसको चालान बनाकर पेश किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से उस पर एतराज़ात लगाए गए। आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन जब किसी अहम केस में कोई चालान आता है तो उसमें स्क्रूटनी नोट बनाता है और उसमें 1 या 2 सीनियर सरकारी वकील शामिल होते हैं। लेकिन इस बार हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ईस्ट जो है उन्हीं के पास चालान रहा। उन्होंने स्क्रूटनी नोट बनाया, जो दफात खत्म की गई थी, जिनका हम तस्करा भी करते रहे कि ये दफात खत्म कर दी गई और पुलिस को इन हवाले से इस हवाले से कोई चीजें नहीं मिली जिसकी वजह से चालान में ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर आज जब हमें पता चला कि जो दफात शामिल की गई हैं जिना से मुतल्लिक और दीगर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो दफात खत्म की गई थी वो भी शामिल कर दी गई, यानी वो सारी दफात जिसके हवाले से पुलिस के पास कुछ नहीं था वो सारी दोबारा चालान में लगा दी गई। आज पहले तो हमने रुजू किया चालान से, क्योंकि चालान मिल नहीं रहा, अदालत में जमा करा दिया गया और सरकारी वकील भी नहीं दे रहे, कहीं से उसकी भिनक नहीं पड़ने दी जा रही। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि कुछ हमें ज़राए ने, सिटी कोर्ट के ही ज़राए ने पहले ये खबर दी कि जिना की दफात का इजाफा कर दिया गया है चालान में, और इसके साथ साथ दीगर भी अहम चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है। लेकिन जो हमारी सोच थी उनका ताल्लुक भी प्रोसिक्यूशन से ही है और आगे जाकर इस केस में वो अहम किरदार भी अदा करने वाले हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि ये हैरानकुन बात है हमारे लिए भी, जब एक मुकदमा खत्म होने के स्टेज पर या शुरू से ही खत्म हो चुका है
उसमें ये समझ से बालातर है कि ये चीजें दोबारा शामिल क्यों गई और शामिल क्यों की गई और इसको साबित कैसे किया जाएगा। दूसरी जानिब हमारे एक सीनियर वकील से इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक आशिक है जिसके जरिए ये जो 375 ऐड की गई है, ऐड की जा सकती है, लेकिन उन्होंने भी बिलाखिर ये बात कही कि अगर बहुत जोर लगा लिया जाए इस केस में और ये केस अगर सपोज अगर ज़हीर के खिलाफ आता है तो जो वफाकी शरई अदालत है उसमें ये चीजें नहीं चल पाएंगी और ये अल्टीमेटली ये फैसला जो है ये ज़हीर के ही हक में आएगा। लेकिन अब हम शरई अदालत को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यही की बात कर लें तो इस पर जो अक्सरियत जो सरकारी वकला की जो सिटी कोर्ट में मौजूद है वो हैरान है कि ये कैसे हुआ कि जब पुलिस कह रही है, जाहिर है आगे पुलिस इस केस का दिफा करेगी, जो चीज चालान में आएगी उसको अदालत में साबित करना है। ऐसा नहीं है कि हमने चालान जमा करा दिया और हमारा काम खत्म, पुलिस को साबित करना है। पुलिस चालान में कोशिश करती है कि वही चीज दी जाए जिसको आगे डिफेंड किया जाए, जिसके हवाले से उनके पास शवाहिद मौजूद हों, जिस पर गवाह मौजूद हों। लेकिन अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो ये केस आगे कमजोर पड़ जाएगा और जाहिर सी बात है फिर सारा मलबा आएगा पुलिस पर। प्रोसिक्यूशन के हवाले से एक सोर्स ने यह बात भी कही कि प्रोसिक्यूशन जो स्क्रूटनी नोट बनाता है उस स्क्रूटनी नोट के हवाले से सवाल जवाब नहीं किए जा सकते, वो उनका एक अपना राय है उनकी और उस राय का अदालत चाहे तो एहतराम करे, अदालत चाहे तो उसको खत्म भी कर सकती है, ये अदालत का इख्तियार है। लेकिन उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि प्रोसिक्यूशन ने ये किया या प्रोसिक्यूशन ने ये किया। ये अल्टीमेटली ये मामला आएगा पुलिस के ऊपर और पुलिस जब इस केस में कुछ दे नहीं पाएगी, कुछ साबित नहीं कर पाएगी तो वही बात है कि एक बार फिर जो तूफान होगा, तोपों का रुख होगा वो पुलिस की तरफ होगा और पुलिस शायद उसी चीज से बचने के लिए फेयर चालान पेश करना चाह रही थी कि आगे हमें कहीं मसला ना दरपेश आए, क्योंकि ये चीज सिर्फ सेशन अदालत तक नहीं रुकेगी, ये हाई कोर्ट भी जाएगी और जैसे जैसे आगे अदालतों में जाएगी तो पुलिस को बार बार तलब किया जाएगा और पुलिस से पूछगछ की जाएगी। चालान बहरहाल पुलिस के नाम से ही जो है सबमिट होता है, पुलिस को ही सबमिट कराना पड़ता है। आज भी मजिस्ट्रेट के रूबरू पुलिस ने चालान सबमिट कराया, मजिस्ट्रेट के रूबरू सबमिट हो गया है चालान। अब चालान जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 जो शर्की की अदालत है वहां पेश किया जाएगा कल। मेरी सोर्सेज बता रहे हैं कल चालान वहां पेश किया जाएगा। वहां पेश करने के बाद जो है उस पर ये देखा जाएगा कि चालान एक्सेप्ट होने के काबिल है भी या नहीं। लेकिन जो हमारी एक सोर्स ये बताती है कि चालान पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 की अदालत आ चुका था, यहाँ से उन्होंने भेजा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास गया, मजिस्ट्रेट की अदालत में जो कम वक्त में जो दलाइल हुए वो इस बात पर हुए कि मुझे चालान यहाँ पर इसकी समाअत हो सकती है इस केस की इन दफात के बाद या नहीं हो सकती। बहरहाल फिर मजिस्ट्रेट साहब गए हैं चैम्बर में, अब उस पर सोचो विचार हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये चालान जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 की अदालत में, जहां पर ज़हीर और शबीर की बेल की समाअत होगी कल, वहीं पर चालान जाएगा, वहीं पर इस केस को आगे प्रोसीड किया जाएगा। अगर चालान एक्सेप्ट होता है तो, अगर चालान रिजेक्ट होता है तो ये वापस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, लेकिन दफात जिन दफात पर एतराजात लगाए जाएंगे कि ये दफात नहीं लग सकती तो उन दफात को हटाकर वापस मुकदमा जो है मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और यही मजिस्ट्रेट फिर इस चालान के बाद आगे मजीद कार्रवाई करेंगे या फिर किसी और एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुंतकिल कर दिया जाएगा, इस अदालत से चला जाएगा। लेकिन ये तमाम चीजें हो सकता है कल सामने आ जाए। फिलहाल यहाँ पर एक बात और कहूंगा मैं, फिलहाल एक बात और कहूंगा यहाँ पर कि ये तो हो गई सारे कानूनी मामला। अब जिस तरह से जो है वो ज़िना की एक शिक जो है वो इंक्लूड की गई है, तो वो सब जानते हैं किस तरह से जो है वो इंक्लूड की गई है, वो जो इंक्लूड नहीं हो सकती थी वो इंक्लूड कर दी गई है, तो यकीनन दबाव है इस केस में और वो दबाव नज़र भी आ रहा है। अब जो मेरी जो इत्तलात हैं, अब मेरी इत्तलात के मुताबिक जो कानूनी मामला हैं जो अवकाश ने डिस्कस किए हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है और पुलिस पर दबाव ये आ रहा है कि जी ज़हीर से जो ज़िना की जो मामला जो शक लगाई गई है उसके लिए रिवायती तरीका इस्तेमाल किया जाए। और रिवायती तरीका आप समझते हैं कि पुलिस का क्या होता है, तो अगर रिवायती तरीका इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें जो है वो ज़हीर नहीं, रिवायती से मुराद क्या है, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे जरा। पुलिस का जो रिवायती तरीका होता है उसमें यही है कि जो शेर होता है वो भी अपने आप को चूहा कहना शुरू कर देता है, तो नहीं तो वो भले से ओगलवाना जो होता है
उगलवाना तो मैटर नहीं करता ना, आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी ना। जी हाँ, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है वो बिलाल। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो जी जी रिवायती तरीका पुलिस का यही होता है कि जी मुजरिम से जो है वो मुलजिम से जो है वो उगलवा लिया जाए, और बाद में जो है वो फिर चीजें जो है वो बाद में किस तरह से डेवलप होंगी, होती हैं नहीं होती हैं, पुलिस जो है वो अब इस तरह के केसेस जो है वो अदालतों में जाके जो है वो हार जाती है, लेकिन वो अपना रिवायती तरीका जो है वो इस्तेमाल जरूर करती है कि शायद कि उसको कहीं ना कहीं कामयाबी हो जाए। और यकीनन अगर जी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इम्कानात हैं, जरूरी नहीं कि ठीक ये है। तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इम्कानात ये हैं कि इस्तेमाल किया जा सकता है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। नहीं तो अच्छा वकास, जैसे आपने स्क्रूटनी नोट पे कहा कि डी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जो स्क्रूटनी नोट लिख कर दे दिया है उस पर बात नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा लोगों को समझाएं। लेकिन वो चैलेंजेबल तो है ना, मतलब उस पर आर्ग्यूमेंट हो तो जज साहब उसको नल एंड वाइट तो कर सकते हैं, उनकी पावर्स तो है उनके पास। बिल्कुल बिलाल भाई, उसको यानी स्क्रूटनी नोट के साथ जज साहब का इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, वो उसको रद्द कर हम्म। सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर रद्द करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी वजह से होगा। लेकिन उन्होंने जो अपनी जो ऑब्जर्वेशन जो प्रोसिक्यूटर देते हैं कि हमारी ये राय है, उस राय पर आप तनकीद यानी अदालत कोई तनकीदी नोट नहीं लिखेगी कि इन्होंने जानबूझ के किया या ये किया या वो किया इस वजह से कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि अदालत बोलेगी कि हम आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करते, पुलिस ने जो चालान पेश किया है उससे हम इत्तेफाक करते हैं, चालान वही होगा। जो चालान पुलिस पेश करती है वो चालान जमा होता है और उसके साथ साथ स्क्रूटनी नोट होता है, वो एक सफ़े पर मुश्तमिल हो, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, वो अलग बात है। लेकिन अदालत उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, उसको एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि वो अदालत को साथ-साथ अपनी राय देते हैं जो प्रोसिक्यूटर होते हैं। लेकिन हमने सिटी कोर्ट में अमूमन ये देखे बड़े मुकदमात में जो स्क्रूटनी नोट लिखा जाता है उसमें कम से कम 2 सीनियर वुकला डिस्ट्रिक्ट हम्म। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको तैनात करते हैं, 2 सीनियर वुकला को, और वो फिर उस पर स्क्रूटनी नोट लिखते हैं। इंतजार कत्ल केस हो गया, इस तरह बहुत सारे मुकदमात हैं जिनमें 2 सीनियर वुकला की टीम होती है जो कि कई-कई दिन रात बैठकर उस पूरे चालान को देखती है। कहीं पर कोई कानूनी पेचीदगी हो या कोई ऐसा पुलिस की जानिब से कोई गफलत हो के बाद में बात जो है वो प्रोसिक्यूटर्स पर ना आए, प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो अपना काम पूरा कर ले। यहाँ पर ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने खुद स्क्रूटनी की है और वो आज अपना स्क्रूटनी नोट उन्होंने जमा करा दिया है। अब ये है कि अदालत इस स्क्रूटनी नोट को भी देखेगी, चालान को भी देखेगी, उसके बाद एक्सेप्ट अभी चालान नहीं हुआ, एक्सेप्ट होने का मरहला अभी रास्ते में हायल है। एक्सेप्ट होने के बाद इस बात का तयन किया जाएगा, पहले तो अदालत का तयन होगा कि किस अदालत में ये चालान जो है वो जाएगा। फिर उसके बाद वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, या पुलिस का जो चालान असल चालान पेश किया गया था उसको दोबारा तलब किया जाता है, या जो भी होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि उस पर अदालत प्रोसिक्यूटर से कोई सवाल नहीं कर सकती कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये वाली जो हाँ, ये है कि जो दफ़ात शामिल की गई हैं उन दफ़ात को साबित करना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो प्रोसिक्यूशन और इसके साथ-साथ जो पुलिस है वो मिलकर फिर उस चीज़ के लिए एविडेंस कलेक्ट करेगी, वो अदालत में लेकर आएगी और उस पर दलाइल दिए जाएँगे। और एक और अच्छा। चीज़ होती है कि इसमें वुकलाए तरफ़ैन जो हैं दोनों तरफ से फ़रीक़ैन के जो वुकला हैं, वो भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अदालत उनसे भी दलाइल तलब कर लेती है कि चालान पर आप दलाइल दें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे कि ज़हीर के वकील साहब हैं, उनसे मेरी आज बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज तो हमें चालान मिला ही नहीं, हम चालान देखेंगे उस पर अगर एक्सेप्ट होता है हम उस पर दलाइल देंगे, आर्गुमेंट्स देंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए चालान में, तो आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं और आर्गुमेंट्स के बाद हो सकता है कि चालान एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो। यानी एक अच्छा। और मरहला। वकास वकास ये आयात अब्बास साहिबा हैं गालिबन, इन्होंने ये पूछा है कि सर निकाह ख्वाह की वीडियो के बारे में कुछ शेयर कीजिएगा प्लीज। ये एक तो ये बताएं कि कोई इस तरह का एडवेंचर किया जाना अदालत में, एक तो पहली चीज तो इसके बारे में बताएं। दूसरा ये कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, कैसे किसी फर्द को या अफराद को ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन है जिसके पीछे ये सारा बयान लिया गया।
अभी अली जाफरी साहब चूंकि वो जहीर की तरफ से और उनकी अहलिया की तरफ से कौंसल भी हैं, तो उन्होंने ये कहा है इतने हाई प्रोफाइल के केस के एक्यूज का इस तरह बयान ले लेना ये खुद सिक्योरिटी रिस्क है। उसके बाल उजड़े हुए थे, उसका हुलिया खराब था। अब ये कहाँ पर कहीं तशद्दुद करके लिया गया है, कहाँ पर बिठा कर लिया गया है, इसकी भी कोई निशानदेही नहीं हो रही। और हमने तो माजी के अंदर अरमान में भी इसको देखेंगे, बताएंगे कि हमने देखा है कि किसी खास तनाजुर में एक बयान वीडियो ले लिया जाता है, उसके बाद उसकी जो लाइफ होती है उसको थ्रेड्स आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस एक्ट पर, और ये जो आयात अब्बास हैं इन्होंने ये जो सवाल किया है? देखिए बिलाल भाई, अदालत के बाहर अगर हमें भी बहुत से लोग बयान देते हैं, लेकिन उन बयानात की कोई अहमियत नहीं होती जब तक अदालत के रूबरू आप कोई बयान न दे दें। पहली बात तो ये। दूसरा यह है कि इस तरह अगर आप किसी का शॉट लेते हैं और मुल्जिम का खासतौर पर कानूनी तौर पर तो इस पर है, कदगन है, लेकिन उसके बावजूद हम कर लेते हैं। हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कन्फेशन किया जाता है, मुल्जिम अदालत में कन्फेशन कर लेता है कि भाई एतराफ़ कर लेता है किसी जुर्म का, तो उस एतराफ़ के बाद हम अदालत के बाहर उसको पकड़ कर उसका वीडियो बयान ले लेते हैं, जो कि केस पर असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो बयान दे चुके होते हैं। लेकिन अब ये जो बयान की जो वीडियो मेरे नज़र से भी गुजरी है, जिस हालत में ली गई है, अब इस पर ज़ाहिर है सवालात उठेंगे कि क्या तशद्दुद किया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक निकाह ख्वाह हैं जो कि लाहौर से कराची उनको मुंतकिल किया गया है, वो जेल में हैं, ज़मानत के लिए दरख्वास्तें लगा रहे हैं लेकिन ज़मानत नहीं मिल रही। अब अगर जेल में है तो क्या ये जेल में वीडियो बयान हुआ? अगर अदालत आते हैं तो क्या सिटी कोर्ट में बयान उनसे हुआ? आज एक मज़े की बात आपको बताऊं कि तकरीबन 2 घंटे तक समाअत इसलिए डिले हुई कि जो निकाह ख्वाह और गवाह हैं वो मिल नहीं रहे थे कि कहाँ चले गए। उनको अदालत में पेश करना था, वो पेश होते तो समाअत ज़ाहिर है समाअत का आगाज़ होता और उसके साथ-साथ नेक्स्ट डेट दी जाती। वुकला बाहर मौजूद थे, बार-बार कह रहे थे यार किसी ने अगर देखा है तो बराए मेहरबानी उनको अदालत में लेकर आएँ। यानी इतनी बड़ी गफलत के जब जेल से कोई कस्टडी आती है उसके साथ पुलिस एहलकार होता है। जेल के जो जेल से जो पुलिस आती है, जेल पुलिस उनके साथ होती है, लेकिन अदालत को पता नहीं है कि मुल्ज़िम कहाँ पर है और पेश क्यों नहीं किया जा रहा। उन 2 मुल्ज़िमों की वजह से अदालत की समाअत जो है वो इल्तिवा का शिकार रही। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी संजीदगी का मुज़ाहिरा किया जा रहा है इस सूरत-ए-हाल में। लेकिन जो वीडियो बयान वायरल हो रहा है उसकी तो कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, किस-किस को कोई पकड़ेगा, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन मुकदमे पर इसका असरअंदाज होना इतना यानी ये इतनी अहमियत नहीं रखती ये वीडियो। दूसरा ये कि निकाह जो है वो निकाह है, कोई तमाशा नहीं है कि निकाह हो गया उसके बाद बयानात आ जाए। निकाह को वही बात है शुरू में हमने कही कि निकाह के हवाले से जो है ना सवालात उठाए जा रहे हैं, उसको मुतनाज़ा किया जा रहा है। निकाह तो घर में बैठे लोग भी उसके लिए मौलवी की भी ज़रूरत नहीं, वो तो हर जगह हो सकता है। शरई तौर पर मामलात आप अपने जो हैं वो सेट कर लें, बाकी निकाह हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि निकाह को मुतनाज़ करने के लिए इस तरह वीडियोज़ आ रही हैं। दूसरी ये है कि जो यूट्यूबर इसको शेयर कर रहे हैं, जिनका मैंने देखा, वो यूट्यूबर तो अब तक वो जो उनके पास सबूत थे, वो अब तक अदालतों में नहीं ला सके, लेकिन ये आज उनके हाथ चीज़ लगी है, अब उसका डंडोरा वो पीट रहे हैं। तो मामलात ये हैं कि पहले तो आप वो जो आपके इल्ज़ामात थे, वो जो आपके पास शवाहिद थे, जो आप कह रहे थे कि मैं अदालत में लेकर आने वाला हूँ, पहले वो तो लेकर आएँ, ये तो बाद की बात है। तो बस केस के हवाले से तो इस पर कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी ये है कि निकाह अपनी जगह निकाह कायम है और निकाह ख्वाह का बयान अदालत में अगर वो देंगे तो उसकी अलग अहमियत होगी, अदालत के बाहर कोई अहमियत नहीं। अच्छा अच्छा, अरमान भाई, आप इस केस में आप क्राइम रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर रहे और आपने सारे मैटर्स को देखा है। इतना सेंसिटिव केस है, उसमें 2 घंटे तक मुल्जिमान को कौन कहाँ पर लेके चला गया और किस तरीके से उनका बयान आ गया, और बयान के बाद आप ये समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी इदारे इस बात को जानते हैं। तो क्या अभी तक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने या जो आईजी जेल खाना जाते हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक कि वो इस मामले को देखें कि 2 एक्यूज को कहाँ कौन लेकर गया? ये तो इस बयान के बाद तो खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को कोई खतरा लाक होता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? बिलाल, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है और इस तरफ मैं अभी आता हूँ, लेकिन इससे पहले जो वकास बात कर रहे थे निकाह की,
मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा कि ये निकाह जो है वो पंजाब में हुआ है, और जो सिंध में जो निकाह होते हैं वो फॉर्म भर दिए जाते हैं। फॉर्म जो है वो एक कोई भी जो है वो निकाह ख्वाह एक फॉर्म भरता है, और फॉर्म जो है वो उसकी जो है उसके जरिए रजिस्ट्रेशन होती है, और उसमें कोई सीरियल नंबर भी नहीं होता, ना कोई स्टैंप्स वगैरह होती हैं। इशू भी जो है वो यहाँ कोई तरीक़ाकार इस तरह का है नहीं। पंजाब में जो है बहुत बाकायदा इसका एक तरीक़ाकार बना हुआ है, और गवर्नमेंट उसको इशू करती है बाकायदा। उसके ऊपर सीरियल नंबर्स होते हैं, किसको इशू किए जा रहे हैं, कहाँ है, किसके साथ जब निकाह होता है तो वो फॉर्म कहाँ जमा होना है, उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होनी है। और कोई फॉर्म अगर इधर उधर हो भी जाता है तो जो गवर्नमेंट है वहाँ पर वो उसने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो फॉर्म जो है वो आप जाली निकाह का मामला जो है वहाँ पर जाली निकाह इस तरह से फॉर्म आप हासिल कर नहीं सकते या बनवा नहीं सकते। जबकि सिंध में जो बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है, यहाँ पर इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं, इस पर कोई बहुत ज्यादा कड़ी नजर नहीं है। तो यहाँ चांसेस हैं इस तरह के। तो एक तो पहली बात तो ये कि वहां पर चूंकि वो वहां कराया गया निकाह और वहां पर जो निकाह हो गया है, तो वो फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है तो वो रिकॉर्ड पर है सब कुछ, तो उसको जो है वो इधर उधर किया नहीं जा सकता है। तो निकाह तो है इस वक्त, और ये तो जो है वो उनके वकील भी, मुद्दई के वकील भी कह चुके हैं कि जी निकाह तो है, और निकाह को चैलेंज करना एक एक अलग बात, अलग कोर्ट में जो है वो चैलेंज होगा, और जो सेक्शंस है उनके जरिए चैलेंज होगा, और उसकी जो है तनसीख किस तरह हो रही है उसका एक पूरा उन्होंने प्रोसीजर भी बताया। तो निकाह तो वही मानते हैं वो कि निकाह इस वक्त वैलिड है। अब बात आप जहाँ तक की सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी का जो मामला है तो ये सिक्योरिटी पुलिस होती है। सिक्योरिटी पुलिस जो है वो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी जेल से जो प्रिजन्स आते हैं उनको, और वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हों या जो अगर प्रिजनर्स शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको भी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिक्योरिटी पुलिस का काम है। जैसे इसमें एक इदारा होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको सिक्योरिटी पुलिस कहते हैं। तो ये उनका काम है, और वो पुलिस वो लेकर आते हैं जेल की गाड़ियों में और वापस फिर जेल तक पहुंचाना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। अब इसमें अगर कोई कोताही होती है तो इसमें जो है वो जो आईजी साहब हैं उनको भी जो है उसको इसमें देखना होगा उनको, और आईजी जेल खाना जाते हैं उनको भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। दोनों जो है वो इसको मामले को देखें, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। कोई भी कैदी इधर उधर नहीं होने चाहिए। जिस मकसद के लिए कैदी को लाया गया है, पुलिस का ये काम होता है, सिक्योरिटी पुलिस का, कि उसको वैन से उतारने के बाद मुतल्लिका अदालत तक लेकर आए। अगर बाथरूम भी जाना है तो मुतल्लिका हुकाम को बताकर फिर कैदियों को बाथरूम ले जाया जाता है। इस तरह से बगैर बताए बाथरूम तक नहीं ले जाया सकता। तो अब उनको कहाँ ले जाया गया था, किससे मिलवाया गया था, क्या किया गया था उनके साथ, ये सारी बातें इनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कि वो जो पीरियड है जिसमें जो है वो ढूंढाई मची हुई थी कैदी की, वो भी सिक्योरिटी के जो पुलिस जिसको लेकर आ रही है उसकी ढूंढाई मची हुई है। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है, जो हो वो कम है यहाँ पर। तो ये तो एक मजे का खेल बात एक भी है चीज और बहुत अरमान भाई सीरियस बात भी है। अरमान भाई एक चीज हम आपको बता दें कि बतौर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर्स हम किसी भी ऐसे अमल की हमायत नहीं करते कि जो सिक्योरिटीज के इश्यूज हों और उसको कोई यूट्यूबर अगर कोई ब्रेक डाउन करता है तो मेरा ख्याल है कानून नाफिज करने वाले इदारे जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ करना चाहेंगे हम उसके अंदर हायल नहीं है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर किसी ने किसी कानून को ब्रेक किया है तो वो एक्शन ले और उसके खिलाफ एक्शन कार्रवाई करे। क्योंकि ये जिसने भी बनाई है, मुझे नहीं मालूम, अभी तक मैंने वो वीडियो देखी भी नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग बता रहे हैं तो बड़ा संगीन किस्म का मामला है। आपको पता है कि कराची के अंदर तो आपको पता है कि पुलिस मुकाबले होते हैं, उसमें हाफ फ्राई और फुल फ्राई की जो टर्म्स है वो यूज की जाती है। और हाफ फ्राई उसे कहा जाता है जिसको जख्मी किया जाता है गोली मारकर, और फुल फ्राई उसे कहा जाता है कि जो मार दिया जाता है। तो मैंने एक वीडियो में सुना है, मुझे किसी ने कहा कि जो बनाने वाला वो ये कह रहा है कि हमने इनको चाय पापे खिलाए। तो अब चाय पापे से मुराद उनका कोई कोड वर्ड है क्या नहीं है। और उनकी जो कंडीशन है, बाल बिखरे हुए, और 2 घंटे तक अदालत जो है वो मुल्जमान का वेट करती रही है। तो बड़ा संगीन नौयत का मामला है अरमान भाई। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं ऐसी भी बात कर रहा हूँ कि जो अगर उनको ढूंढना जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी के जो मामला हैं उनको देखने की जरूरत है। यहाँ पर कैदियों को एक उनका पूरा प्रोटोकॉल होता है, उनकी एसओपी है, जिस तरह से लाया, किस तरह से उनको लाया जाएगा, कहाँ बिठाया जाएगा, किधर
जो मुतल्लिका कोर्ट है वहां पर ले जाके किस तरह से बिठाया जाएगा, कब कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेशी के बाद किस तरह से वापस ले जाया जाएगा। ये पूरा का पूरा एक एसओपी है जिस पर अमल पुलिस को करना है, और अगर उस पर अमल नहीं हो रहा है तो इसको बिल्कुल जो भी रिस्पॉन्सिबल है या जो भी इन क्वेश्चन है उनसे इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, उनसे पूछताछ होना बहुत जरूरी है। अच्छा वकास, ये पॉजिटिव हमारे रेगुलर हैं और बहुत सारे लोग रेगुलर्स हैं, अब उनके सवालात ले लेते हैं और मुख्तसर उसके जवाबात भी दीजिएगा ताकि हम तमाम तर सवालों को ले सकें। ये पॉजिटिव है, ये कह रहे हैं कि ये केस खत्म कब होगा आखिर? अच्छा, ये सवाल जो है हर सेशन, हर लाइव सेशन में आता है बिलाल भाई, और हर बार हम ये कहते हैं कि केस तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है। केस शुरू होगा चालान एक्सेप्ट होने के बाद। चालान एक्सेप्ट होगा, चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद जो है यानी तेजी आएगी केस में, और तेजी ऐसे आएगी कि जो चीज़ें जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा उस हवाले से एविडेंस, गवाहों को पेश किया जाएगा, एविडेंस पेश किया जाएगा, उस केस से जुड़े तमाम मामलात अदालत में रखे जाएंगे। तब जाकर कहीं पता नहीं कितने महीने लगते हैं, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। और फैसला अगर जाहिर सी बात है जितनी तेजी से इस केस में तब्दीली आ रही है और जिस तेजी से दरख्वास्तें लगती हैं, तो जाहिर सी बात है फैसला जब आएगा वो किसी एक फरीक के हक में आएगा। जब किसी एक फरीक के हक में आएगा तो दूसरा फरीक लाजमन सुपीरियर कोर्ट जो है वहां जाकर उसको चैलेंज भी करेगा। तो लंबा तो जाएगा ये केस। अब हर मरहले पर हमें इंतजार करना पड़ता है। जैसे कि चालान का मरहला आया, एक चालान जमा कराया गया, वो अदालत ने रिजेक्ट किया। आज दूसरा चालान आया, उस पर भी मसाइल खड़े हो रहे हैं और उस पर भी ये तय किया जा रहा है कि कौन सी अदालत में ये सबमिट होगा, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, दलाइल होंगे या नहीं होंगे। तो अच्छा हर मरहले पर वकास, ये मैसेज भी आयात अब्बास का है और वो कह रही हैं कि जी, और अगर निकाह वैलिड है तो फिर ज्यादती और अगवा की दफात क्यों लगाई गई हैं? वकास सर प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, एक कानूनी माहिर है, उनसे इस हवाले से आज मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि जब उम्र कम हो तो ये एक सेक्शन है जो लगाई जा सकती है। लड़की का बयान भी रिकॉर्ड पर हो और इसके साथ साथ वो खुद कह रही हो कि मैंने अपनी मर्जी से किया है, लेकिन ये सेक्शन लग सकती है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूशन ने शायद ये सेक्शन जो है लगाई है। लेकिन मामलात फिर वहीं आ जाते हैं कि कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि उम्र का जो तयन पहले, यानी बड़े तरीके से ये लोग आए हैं। इन्होंने सबसे पहले तो उम्र कम करवाने की कोशिश की, उम्र कम करवा दी गई और मेडिकल बोर्ड की जानिब से जो उम्र आई 15 से 16 साल वो आई, और सिंध के कानून के मुताबिक वो निकाह के लिए पूरी नहीं, बल्कि पंजाब ऐसी उम्र आई कि पंजाब में भी उस उम्र में आप निकाह नहीं कर सकते। अब वो आई तो उसके बाद इन्होंने कम उम्री पे सारा मामला, सारा जोर लगाया कि कम उम्री का मामला है, कम उम्री के ही बायस ये सेक्शन जो है 375 इसका इजाफा किया गया। अब इसके बाद अब मेडिकल के की तरफ ये गए कि मेडिकल करवाए। अब जाहिर सी बात है ये शिक अगर एक्सेप्ट हो जाता है चालान तो मेडिकल भी होगा, फिर जाहिर सी बात है। तो ये पूरे एक तरीके से ये लोग आए हैं। पहले उम्र कम कराई गई, मेडिकल बोर्ड जो भी मामलात हुए, मैं सिर्फ कोट करूंगा वकार भट्टी साहब को, उनका जो आर्टिकल आया है, रिपोर्ट आई है छपी है अखबार में, उसमें मुतनाज़ा कर दिया इस मेडिकल बोर्ड को। उसी से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरह की मेडिकल बोर्ड बनी और किस तरह वो कोई भी आला शख्सियात उस पर असरअंदाज हुई। अब आकर यहाँ पर चालान में ये दफात बढ़ा दी गई हैं। कल को लग ये रहा है जिस तरह चीजें आनन फानन तब्दील हो रही हैं, ये भी हम जो है यानी यही उम्मीद की जा सकती है इस सारी पिछली जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, ये वो वक्त दूर नहीं कि हो सकता है मेडिकल के लिए भी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाए। तो ये मामला पूरा प्लानिंग के तहत, एक प्लानिंग से आ रहे हैं, कोई एक दिमाग नहीं है इसके पीछे पूरी प्लानिंग नजर आ रही है कि ऐसे ऐसे मामलात करने। हालांकि इससे पहले बहुत से मुकदमात हमने देखे हैं इस नौइयत के, उसमें वकील जो होता है वो खुद होता है और उसके साथ कुछ उसके जूनियर्स होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी गफलत लापरवाही हो जाती है। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि एक ऐसी तरीके से आ रहे हैं ये लोग कि पहले एक चीज का वो की उम्र कम करवाई गई, फिर उसके बाद ये आए मेडिकल पर। अब मामला ये है कि चालान में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई वो तो अपनी जगह, उसमें बड़ी रिलीफ मिल गई,
प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद चालान आया, चालान भी तकरीबन वही था, उसमें भी फिर तब्दीली हमने देखी और आहिस्ता आहिस्ता आगे देखते जाएंगे कि चीजें क्या क्या तब्दील हो रही हैं। लेकिन यह है कि अब चालान एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि केस किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये आरिफा मुस्तफ़ा साहबा कह रही हैं जी कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज चालान, इज इट एलिगेशंस आर समथिंग एल्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट एफआईआर जो होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यानी कि किसी भी वाक्य की जो पहली रिपोर्ट कहलाती है वो एफआईआर होती है। हम अक्सर तौर पे ये समझ लेते हैं कि जो एफआईआर अगर किसी के खिलाफ हो गई तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा कोई इल्जाम या जुर्म उसके ऊपर लग गया है। ऐसा नहीं होता। ये जो चालान होता है ये बेसिकली जब यानी कि जब एफआईआर लॉन्च होती है तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात किया जाता है जो उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बुनियाद पर तहकीकात करता है, बयान रिकॉर्ड करता है, शवाहिद इकट्ठे करता है, ऐनी शाहिदीन को तलाश करता है और उसके बाद फिर एक चालान बनाकर अदालत में लेकर आता है कि जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर ये थी और चालान ये बनाया है, मैंने ये चीजें समझी हैं। चालान का मतलब भी एलिगेशन फिक्स होना नहीं होता, वो भी उसकी एक एडवाइस होती है कि सर मैंने ये देखा है, मैंने ये महसूस किया है कि ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। चालान आने के बाद इसकी कॉपी सप्लाई होती है, चालान के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होता है, फिर चार्ज फ्रेम बनता है। चार्ज फ्रेम जब होगा तो उस चार्ज फ्रेम के बाद गवाहान आएंगे, उन पे जिरा होगी, उनके बयानात होंगे, तो उसके बाद कहीं जाकर एक एक सेक्शन के ऊपर डिबेट होती है। दोनों तरफ के जो वकील होंगे वो डिबेट करेंगे, सरकारी वकील डिबेट करेंगे, तो उसके बाद अदालत कोई फैसला जारी करती है। चालान भी एक बेसिक जो आप कह लीजिए कि प्रोसेस का हिस्सा है। इसका चार्ज फ्रेम से और उसके पहले से जो मनाजिर होते हैं उससे ताल्लुक नहीं है। चालान अदालत उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसमें तरामीम भी हो सकती हैं, वापस भी हो सकता है। ये बेसिकली एडवाइस कह लीजिए या उसकी तहकीकात जो होती हैं, ये सारे के सारा मामला होता है। अच्छा, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वकास ये केस एक तवील अरसे तक चलता हुआ नजर आ रहा है। अरमान भाई, आपको लगता है कि माजी के अंदर इतने सेंसिटिव केस जो है वो कभी देखें बहुत ज्यादा चलते नजर आए? क्योंकि अब तो खुद सिंध हुकूमत की भी ख्वाहिश है और सिंध पुलिस की भी ख्वाहिश है ये बहुत तेजी के साथ केस चले और ये वाइंड अप की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मामला हैं उसका आपको भी अंदाजा है और पब्लिक को भी अंदाजा है। देखिए बिलाल, इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं वो आप भी जानते हैं, आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, वकास भी कोर्ट रिपोर्टर हैं और आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। ये इस तरह के जो केसेस होते हैं वो बहुत कलील अरसे चलते हैं, बल्कि चलते ही नहीं है, वो वहीं वहीं निपटा दिए जाते हैं। एक दो पेशी में इनको निपटा दिया जाता है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। इसमें ज्यादातर केसेस में इसी तरह से होता है। तो ये जो चल रहा है केस, ये अपनी नौयत का पहला केस है जो कि इतना इतना ज्यादा चल रहा है, और ये अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें मेडिकल बोर्ड जो है वो 11 रुपये मेडिकल बोर्ड बनाया गया ये। और अब ये केस जो है वो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, जैसे वकास ने बताया, तो अभी जब शुरू होगा और फिर कब तक चलेगा, इट्स अ $6 मिलियन क्वेश्चन। तो अभी देखें, ये अभी हुनूज, मैं तो ये कहता हूँ हुनूज दिल्ली दूरस्त। तो अभी तो ये केस चल रहा है और ये अपनी नौयत का पहला केस है जो इस तरह से तूल पकड़ रहा है, और उसको जो है वो तूल दिया जा रहा है और डेलिबरेटली ऐसा हो रहा है। और इसको जो है ये केस एक तरह से जो आगे अब आने वाले केसेस हैं उनके लिए भी एक मिसाल बन रहा है। अच्छा, ये वकास, बल्कि अरमान भाई आपसे ये कहता हूँ, अफशीन मंसूर हैं, रेगुलर हमें सुनती हैं, देखती हैं और हम इनके इंतहाई मशहूर हैं, ये पार्टिसिपेट भी करती हैं। ये कह रही ये मेरी मेरे खाला की मेरे व्लॉग शादी। पे भी आती हैं और मेरे व्लॉग जी पे जी भी हाँ। आती हैं और वहां पे भी अच्छा, आके ये कह रहे कमेंट्स हैं कि करती जी हैं। मेरी खाला की शादी 14 साल में हुई, क्या मैं अपने खालू पर केस कर दूं? क्या कहेंगे आप? देखें ये अभी नहीं जो है करेंगे, वो इनके दादा को करना पड़ेगा। ये देखें, ये अफशीन ने जो बात की है ना, ये हर एक वो फैमिली जिनके दादा और नाना की बात करें तो सबकी शादियां 13-14 साल में हुई हैं। क्या कहेंगे अरमान भाई? जी हाँ, बिल्कुल, गांव में अभी भी ऐसा ही होता है। और कल अभी मैं थोड़े दिनों पहले जो है वो जो 14 अगस्त आई है, 14 अगस्त से पहले 3-4 दिन पहले मैं बिलाल, मैं यहाँ कहीं, मैं किसी गांव की बात नहीं बता रहा हूँ, ये
मैं गया था यहाँ, ये जो पेपर मार्केट जो है, पेपर जी जी गली जी जिसको कहते हैं, जी यहाँ जी, पर पेपर मैं ग्रिल। गया हूँ। यहाँ पर जो है वो झंडे झंडियाँ, पाकिस्तान की झंडे झंडियाँ और मुख्तलिफ जश्न आज़ादी का जो सामान है, वो सारा का सारा यहाँ पर मिल रहा था। तो मुझे एक स्टोरी करनी थी अपने अखबार के लिए, और मैं जो वहाँ पर गया था कि वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद है, पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी, जो कि उनके खवातीन और सब ये लोग जो है वो ये पाक, अरमान भाई जश्न आज़ादी कंटिन्यू का। कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन आयात अब्बास का भी ये मैसेज आ गया है कि अफशीन, हमारी भी अम्मी जान की शादी 12 साल में हुई थी, तो क्या अब्बू पर केस भी हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो अब जो है वो मैं वहां पर गया, वहां पर जाके जो है मैंने जो है हिंदू खवातीन जो जश्न आज़ादी का सामान बेच रही थी, तो मैंने उन लोगों से बात भी की। तो उसमें से एक जो खातून थी वो जो सामान बेची थी, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी शादी हो गई है? तो कहने लगी कि हाँ मेरे तो 3 बच्चे हैं। तो मुझे वो इतनी बड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा उससे कि उम्र कितनी है? तो कहने लगे कि मेरी उम्र 23 साल है। तो हमने पूछा शादी कब हुई थी? कि नहीं, ये 12 साल में शादी हो गई थी हमारे यहाँ। तो हमारी फैमिली में जो है वो, हमारी कम्युनिटी में 12 साल में, आमतौर पर 12-13 साल में शादियां हो जाती हैं। ये कराची की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं और की बात नहीं बता रहा हूँ। कराची में 12-13 साल में शादी हो जाती है। तो ये वो जो 18 साल वाला कानून है वहाँ पे अप्लाई करें ना, वहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अरमान इसलिए भाई तो कोई चैलेंज मैं नहीं कर रहा। आपको अरमान भाई मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये जो अफशीन मंसूर ने या आयात अब्बास साहबा ने कहा है, ये जो जिन लोगों ने कानून बनाया है ना, यानी कि सूबाई असेंबली के मेंबर्स, सिंध असेंबली के, ये इनके आप हलकों में चले जाएं, इनके आप हलकों में चले जाएं, आप उमरकोट में चले जाएं, आप दादू में चले जाएं, आप सक्खर चले जाएं, आप लाड़काना चले जाएं, इवन के आप ये यहाँ से निकल जाएं, कराची से निकल के ठट्टा हैदराबाद तक चले जाएं, इनके गांव देहातों में चले जाएं, इनकी अपनी फैमिलीज में अब भी 12 से 13 साल में शादियां हो रही हैं। एमपीएस की बात कर रहा हूं मैं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इनके गांव में और गोटों के अंदर आज भी 13 साल 14 साल की शादियां हो रही हैं। पिछले दिनों की बात है, मैं उमरकोट गया, वहां मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों रहते हैं। उमरकोट में ज्यादातर हिंदू बिरादरी रहती है, हमारी हिंदू भाई हैं हमारे। उनके यहाँ अक्सरियत शादियां 13 साल में 14 साल के अंदर होती हैं। और जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही हमारे बात है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से भी हैं, और वो भी ये बात कह रहे हैं कि वहां पर भी 13 से 14 साल में होती हैं। अच्छा, आप मेडिकली तौर के ऊपर तो एक डिबेट कर सकते हैं कि ठीक है, लड़की की जो सेहत होती है वो ठीक नहीं होती, उसके लिए मेडिकल इशू हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक इस्लामिक कंट्री में उसको ये कहना कि ये एक रेप है, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये रेप है, तो उनके अपने अगर बड़े, उनकी शादियां 12-13 साल में हैं, तो उन बुनियादी, तो फिर वो अपने ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस कर रहे हैं देखिए बिलाल, कि बात ये है ना कि यहाँ पर जो है ना आइली कवानीन जो है, पाकिस्तान के जो कवानीन है, और फिर सूबों ने भी अपने अपने कवानीन बनाए हैं। तो यहाँ कवानीन में जो पाकिस्तान के जो कवानीन है या सूबों के जो कवानीन है उनमें, और शरीयत के जो कवानीन है उनमें बात काफी फर्क है, तजाद है। तो यहाँ पर फिर लोग जो है, जो जिस मजहब को या जिस फिरके को वो फॉलो करते हैं, वो फिर अपने अकीदे के मुताबिक उस फैसले को मानते हैं जो कि उनकी शरीयत में मौजूद है। फिर वो जो है वो आइली कवानीन को या उसको जो है उसको ज्यादा, इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, हम जो है वो उनका अपने अकीदे के मुताबिक, जो भी जिस फिरके से, कि हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, हम जो है वो इस कानून की जो हैंड मैन मेड कानून है उसकी कोई हैसियत नहीं है उस कानून के सामने। तो ये एक सोच भी यहाँ पर मौजूद है, और ये सोच जो है तो आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते और उसको आप खत्म भी नहीं कर सकते। ये अपनी जगह मौजूद है और बहुत मजबूत तरीके से मौजूद है। अच्छा, ये देखें इंडिया से बीना भगत हैं, और ये रेगुलर हमें सुनती हैं, देखती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और ये भी कह रही हैं कि भाई मैं इंडिया से हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के पास मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी बेटी की शादी थी जो 13 साल की है, और मैं खुद अटेंड की थी। कहते हैं कि रुखसती बाद में हो जाएगी। मतलब ये सारी चीजें तो, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू तो नहीं है, ये तो दुनिया भर के अंदर होता है कि जी हाँ, इस बिल्कुल एज के दुनिया भर अंदर। का इशू है ये। दुनिया भर का इशू है अबिलाल ये, और इस पे जो है वो देखें, अब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आजकल के दौर में कैसा है, दौर बदल गया है, ये सब डिबेटेबल है। लेकिन जो शरीयत का कानून है
लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर आपका जो है तजाद आ रहा है, अब देखिए अभी जो अभी बात जो हो रही थी, वकास से भी बात की है, आपने भी बात की है कि जब ये यहाँ से अगर ट्रायल कोर्ट से फैसला हो भी जाएगा तो फैसला अल्टीमेटली शरीयत कोर्ट में जाएगा और शरीयत कोर्ट इसको नल एंड वाइड कर देगी। तो बात फिर वही आ रही है ना कि शरीयत क्या कहती है, शरीयत का फैसला जो है वो फिर मतलब ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आप करने के बाद फिर आप शरीयत कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो अब क्या कानून है, ये आप लोग रोशनी मजीद रोशनी डाले कि फिर हम टाइम जाया क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये एक आतिफ राना है, वो ये कह रहे हैं शादी 13-14 साल में हो या 16-17 में हो, वली का होना लाजिम है। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अंदर कानून है और जिसके तहत कोर्ट मैरिजेस होती हैं, उसके तहत कहीं पर भी ये शर्त नहीं है कि कोर्ट मैरिज के लिए वली का होना ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताऊं कि हज़ारों शादियां ऐसी हो रही हैं जिसमें वली की परमिशन नहीं होती, और उसमें कभी ये क्वेश्चन रेज नहीं हुआ। इवन के जो ज़हीर का केस आया था, इसके साथ ही जो निम्रा काज़मी का केस भी आया था और उसमें भी ये पॉइंट उठा था। लेकिन आपके इल्म में है कि फिर सेटलमेंट हो गई निम्रा काज़मी और शाहरुख की, और आपको पता है फिर फैमिली के दरमियान थोड़ी सी अनबन हुई और निम्रा काज़मी अपने वालिदैन के पास आई। लेकिन निम्रा काज़मी ने आते सार सबसे पहले जो काम किया, अपने वालिदैन को कहा कि आप मीडिया पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो हर घर की कहानी होती है, सास बहू आपस में तलखियाँ होती हैं, वो फिर घर से आ जाती हैं, रूठ कर फिर 2-4-6 दिन के बाद एहसास होता है कि गलत फैसला हुआ, फिर वापसी चली जाती हैं। तो निम्रा काज़मी के अंदर भी ये क्वेश्चन रेज़ हुआ, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया ना पेरेंट्स ने, और माशरे ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी कम्युनिटीज़ ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा इशू नहीं है, कि बुनियादी मामला ये है कि जो एज है, प्यूबर्टी है, यानी कि बलूगत है, इस्लाम भी ये कहता है कि अगर लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी हो सकती है। बकास इसको कंक्लूड करें, हम 1 घंटा हो गया है और टाइम भी अच्छा खासा हो गया। कंक्लूड कीजिए और ये बताइए कि अब कल 17 को जमानतें, 18 को क्वाशमेंट और 19 को फिर ये एमएलओ की हेयरिंग है। मुख्तसर सा बताएं क्या देख रहे हैं आप। देखिए बिलाल भाई, कल तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि एडीजे के पास चालान आ जाएगा और एडीजे शायद चालान पर कोई ऑर्डर करे, और साथ ही साथ इनकी जमानत तो ज़हीर और शबीर की जमानतों पर कल इम्कानात हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा ऑर्डर आ जाए। लेकिन इस केस के हवाले से अगर बात मैं इसको मुख्तसर इसका खुलासा मैं सामने पेश करूं कि जो भी है, ये जो हम उम्र को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीज़ें ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इस केस से यानी इसका इतना कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। असल में मामला ये है कि एक लड़की ने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया, अब वो वहाँ रहना चाहती है। जैसे शुरू में आपने खबर दी कि एफ़िडेविट भेजा गया और उनसे जब इजाज़त माँगी तो वो कह रही कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो उनकी रज़ा जो है उसको फ़ौक़ियत दी जाए, उनको फ़ौक़ियत नहीं दी जा रही। दूसरा ये है कि इसमें इतने लोग इस सारे मामले में इन्वॉल्व हो गए कि उस केस को मज़ीद लंबे से लंबा किया जा रहा है और कुछ हाथ में नहीं आ रहा। मामला ये है कि एक बच्ची है, वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई हैं। अब उनकी राय का एहतराम नहीं किया जा रहा और वालिदैन की जानिब से या वालिद साहब की जानिब से मुसलसल जो है दरख्वास्तें और न जाने कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल करके इस केस को पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कहाँ-कहाँ से कमेंट आ रहे हैं और सबकी नज़रें लगी हुई हैं। वो सब ये पूछ रहे हैं कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक अमेरिका में बैठने वाले शख्स को क्या लगी है कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, होगा अपना काम करेंगे, लेकिन एक इंसानियत का मसला है, एक शरई भी मसला है, एक सोसाइटी का मसला है और सब लोगों की नज़रें हैं। तो उस हिसाब से इस मामले को देखना था। अब इसको देखा इस मामले से जा रहा है कि इसको रोल मॉडल इस केस को बनाया जाए ताकि ऐसा फिर आइंदा ना हो। यानी एक इंसान जो है उसकी ख़्वाहिश है जिसका एहतराम नहीं किया जा रहा और वो अपनी गलती पहले अव्वलीन जो गलती है उसको तस्लीम करते हुए ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप मेरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और हमारी खुशी में खुश हो जाएँ। उसके बावजूद एक मुकाबला चल रहा है और मुकाबला किसी और में नहीं, माँ-बाप और बच्ची के माबैन है। अब इस मुकाबले में अगर माँ-बाप कामयाब होते हैं तो बच्ची रुल रही है, अगर बच्ची कामयाब होती है तो माँ-बाप रुल रहे हैं और दरमियान से सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि आपस में बैठें, कंप्रोमाइज़ करें। जैसे अरमान भाई ने कहा कि ऐसे बहुत सारे मुकदमात होते हैं,
जो कि 1 या 2 दिन में निमट जाते हैं। तो 1-2 दिन की कहानी है, आपस में बैठे, घर का मसला है और घर में ही इसको सुलझाना बेहतरीन। अच्छा, क्या कहेंगे अरमान भाई, एंडिंग नोट प्लीज। बिल्कुल यही कहूंगा कि घर में बैठकर घर में सुलझाना, घर का मसला है, इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होते हैं इसमें, इसको जितना तूल देंगे ये केस उलझता चला जाएगा। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसको जो है वो आपस में बैठकर और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें और इस मामले को उलझाएं। घर की बात है, घर की बातों को जो है वो कोर्ट में लेकर आमतौर पर लोग नहीं लेकर आते हैं। ये अब जब पता चल गया है कि क्या मामला है, और देखिए मुझको ज्यादा पता होता है कि मेरे घर के क्या मामला चल रहे हैं, किसी और को पता नहीं होगा। हम बिलाल, आपको भी बहुत बहुत सारी बातें मालूम है, मुझे भी बहुत सारी बातें मालूम है जो कि उन्होंने पुलिस से छुपाई हैं। तो हम उन बातों को यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाह रहे, लेकिन मामला यही है जैसे वकास ने कहा है कि जो बात जो हो गया सो हो गया, इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके मामले को सुलझाया जाए। अच्छा जी, जैसे कि अरमान भाई ने भी ये कहा कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जा सकती है, मामले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि जितना क्राइसिस इस केस में आना था वो आ चुका है और अब ये केस सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। इसमें ऐन मुमकिन है कि 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 1 महीना लगे, 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, लेकिन ये केस एक पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल भी बनेगा और रिपोर्टेड केस के तौर के ऊपर भी रहेगा और इसके बाद जो भी चीज़ तय होगी वो हतमी चीज़ बनकर उभर कर सामने आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक खबर जो आज पूरा दिन किसी ने डिस्कस नहीं की, वो एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट्स थी जिसको मैंने बताया है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता देता हूँ कि एक एफिडेविट ज़हीर की जानिब से जो एप्लीकेशन दी गई थी मुबैना मुगविया से मुलाकात की, वो एफिडेविट भेजा गया था शेल्टर होम और मुबैना मुगविया से, जो ज़हीर के वकील और ज़हीर का क्लेम है उसकी अहलिया है, उससे ये कहा गया था कि अगर ज़हीर आपसे मुलाकात करना चाहे तो आपको एतराज़ तो नहीं। अब बाकायदा ऑफिशियल तौर पर यह सामने आ गया है कि ज़हीर ने जिससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था उसने हामी भरती है और उसने ये कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि ज़हीर से जल्द अज जल्द मुलाकात हो। तो ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन चुका है, अदालत में ये बयान भी आ गया है सामने। अब देखना यह है कि अदालत 20 अगस्त को इस मामले में क्या हुक्म जारी करती है। अब कल जमानतें हैं, जैसे कि वकास ने कहा कि चलान वहां जाएगा। अभी चलान के ऊपर डिबेट भी होनी है। यकीनी तौर पर नजर ये आ रहा है कि जमानतों में कंफर्मेशन बाद में होगी, लेकिन अभी तौसी एक्सटेंशन हो सकती है क्योंकि उस पर आर्ग्यूमेंट्स अब बाकायदा शुरू होंगे। फिलहाल फौरी गिरफ्तारी का इम्कान कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके साथ ही जो 18 तारीख होगी उसमें क्वाशमेंट भी है और क्वाशमेंट के साथ यानी कि मुकदमा कलअदम करार देने और खत्म सिरे से खत्म करने और डीआईजी की सतह के ऊपर एक 5वां नया तफ्तीशी अफसर तैनात जिसको मुदई मुकदमा ने दायर किया है, उनकी ये दरखास्त भी है। फिर 19 को एमएलओ जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब है सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने इसकी समाअत करनी है। तो ये पूरा मामला है, अगस्त के अंदर ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेटल जरूर हो जाएंगी। अगस्त का महीना मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि चीजें सेटल हो जाएंगी। केस कैसे चलना है, किन बुनियादों पर चलना है, किन सेक्शंस पे चलना है, चलना भी है या नहीं चलना और कितना तवील अरसा चलना है, ये अगस्त के महीने के अंदर ही डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद एक ऐन मुमकिन है कि इसके बाद जो चीजें होंगी वो जो कूल डाउन हो जाएंगी और केस अगर चलना भी होगा तो वो स्मूथली चलेगा। ऐसा आपको नहीं मिलेगा जैसे कि अभी आपको मिल रहा है कि ये सेक्शन आ गई है, ये सेक्शन निकाल दी गई है, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। और ऐन मुमकिन है कि मीडिया हाइप भी जो है वो आने वाले वक्त के अंदर थोड़ी थोड़ी करके उसके अंदर बैठ जाए। तो लाइव सेशन देखने के लिए बेहद मशहूर हैं हम। अरमान साबिर भाई और वकास खान के भी इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। अरमान साबिर व्लॉग और वकास खान ऑफिशियल इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फारूक समी उनकी तबीयत नासाज थी तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका भी एक चैनल है, किस नाम से है अरमान भाई उनका? फारूक समी रिपोर्टर्स 21 के नाम से। रिपोर्टर्स 21 के नाम से है। अगर फारूक समी कराची के हवाले से नहीं बल्कि ओवरऑल जो सिचुएशन के ऊपर लाइव जो चीजें होती हैं फॉरेन अपडेट्स करते हैं, तो रिपोर्टर्स 21 को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और चीज है कि नई खोज
NAEKHOOJ, ये भी मेरा चैनल है और इसमें आने वाले दिनों के अंदर इसी केस से जुड़ी हुई चीजें और मुख्तलिफ चीजें भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेहद मशकूर हैं, इंशाल्लाह से नए लाइव सेशन और कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ कल सुबह अर्ली कोशिश करेंगे कि जमानतों के ऊपर जो कुछ भी चीजें होंगी, इनसाइड स्टोरीज, कमरा अदालत में क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम सिचुएशन से आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।